हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का वर्कशीट नंबर 10। तिथि है 28/7/2020 और ये विषय लिया गया है सामाजिक विज्ञान राजनीतिक विज्ञान 2। ठीक है, उससे ये पॉइंट लिया गया है संघवाद। तो संघवाद से रिलेटेड हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर कुछ टॉपिक समझाया गया, उसके बाद कुछ क्वेश्चन किए गए हैं, 4 क्वेश्चन। उसके बारे में हमें क्वेश्चन और साथ साथ में उत्तर भी देखेंगे। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं संघवाद। लेकिन उससे पहले हम बता देना, दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल की तरफ से जो भी वर्कशीट भेजी जाती है उसका हर एक का सॉल्यूशन मेरे यूट्यूब चैनल पे होता है और मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड होता है। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लें। चलिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं। सत्ता के बंटवारे का ही एक रूप है संघीय व्यवस्था। यानी संघवाद में जो संघवाद का जो शब्द है यानी उसी को हम बोलते हैं संघीय व्यवस्था। इसमें सरकार की शक्तियों को ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे, यानी एक तरह से कहें तो इस तरह से, यानी ऊपर जो एक सरकार ऊपर रहेगी और फिर धीरे धीरे उसकी सरकारें क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। ठीक है, नीचे जाते जाते बहुत सारे मतलब सरकार के मेंबर होते हैं, तो इस तरह से होते हैं। तो वही कह रहा है कि ऊपर से नीचे तरीके से 2 या 2 से अधिक स्तरों पर विभाजित कर दिया जाता है। इसमें मुख्यतः केंद्र और प्रादेशिक राज्यों के बीच शक्तियों एवं कार्यों का बंटवारा किया जाता है। इस व्यवस्था की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। चलिए मुख्य विशेषताएं, लेकिन इसमें समझाया गया है कि संघीय व्यवस्था है उसको जो है 2 या 2 से अधिक स्तरों पर विभाजित कर दिया जाता है। यानी 2 स्तर की सरकार, जैसे भारत में देखें तो एक तरफ केंद्र सरकार होती है पूरे देश के लिए, तो वहीं राज्य में भी बटे हुए होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से ही इसमें बटे हुए होते हैं। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं इसका कुछ प्रमुख विशेषताएं। संघीय व्यवस्था, संघीय सरकार की विशेषता। इसमें देखिए पहला पॉइंट दिया गया है 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली सरकार। यानी इसमें जो संघीय व्यवस्था में जो पहला मुख्य लक्षण है वो इसमें होगा 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली सरकार होगी। दूसरा यहाँ पर देख रहे हैं संविधान में प्रत्येक स्तर के सरकार की शक्ति का वर्णन, यानी संविधान में हर एक स्तर के जो मतलब सरकार रहेगी उसका वर्णन रहेगा। एक ही नागरिक समूह का समान करते हुए भिन्न अधिकार क्षेत्र, यानी एक ही नागरिक समूह का शासन करते हुए, यानी हर एक सरकार एक ही नागरिक पे शासन करेगी लेकिन उसका भिन्न अधिकार होगा, अलग अलग अधिकार होगा। ठीक है, तीसरा यहाँ पर चौथा पॉइंट देखते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। यानी न्यायपालिका क्या होगी, स्वतंत्र होगी, यानी सरकार के दबाव में नहीं रहेगी, सरकार के अंडर में नहीं रहेगी। यानी न्यायपालिका सरकार को भी ऑर्डर कर सकती है, आदेश दे सकती है। ठीक है, यानी स्वतंत्र रूप से काम करेगी। यहाँ पर देखते हैं संविधान संशोधन आपसी सहमति से, यानी जिस देश में मतलब संघीय व्यवस्था है उस देश के अंदर क्या होता है, संविधान संशोधन अगर जो करना है तो वहाँ के सरकारों आपस में सहमति से संविधान को संशोधित करते हैं। यहाँ देख रहे हैं देश की एकता और क्षेत्रीय विविधता में सामंजस्य, यानी देश की एकता बनाए रखने के लिए और क्षेत्रीय विविधता को सामंजस्य यानी एक तरह से सुदृढ़ीकरण करने के लिए मतलब ये संघीय व्यवस्था को अपनाया जाता है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं आप, संघीय व्यवस्था किस प्रकार सत्ता की साझेदारी का एक रूप है। तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, संघीय, आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, संघीय व्यवस्था सत्ता के बंटवारे का एक रूप है जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों में बंट जाती है। ठीक है, चलिए हम इसमें देखते हैं दूसरा पॉइंट दिया गया है, क्या हमारा देश भी संघीय व्यवस्था वाला देश है, समझाएं। तो कह सकते हैं, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हाँ हमारा देश यानी भारत भी संघीय व्यवस्था वाला देश है, क्योंकि यहाँ की सरकारें भी 2 स्तरों वाली है और अलग अलग सरकारें एक ही नागरिक पर शासन करती है। जैसे मैं आपको बता देते हैं यहाँ पर मतलब केंद्र सरकार भी उसी नागरिक पर शासन करती है और राज्य सरकारें भी उसी तरह का अपने एक राज्य में शासन करती है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे अलग अलग सरकारें एक ही नागरिक पर शासन करती है, पर कानून बनाने, कर वसूलने
और प्रशासन का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। न्याय भी स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, यानी हमारे देश में न्याय व्यवस्था भी क्या है, स्वतंत्र रूप से काम करती है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, कहा गया है संघीय व्यवस्था वाली सरकारें में अंतर भी होती है, क्यों होता है, क्यों? तो यहाँ पर हम इसका उत्तर तो हल्का सा लंबा होगा क्योंकि इसे समझाना पड़ा। चलिए यहाँ देख रहे हैं आप अपने स्क्रीन पे, संघीय व्यवस्था आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती है। पहला, दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों साथ आकर एक बड़ी इकाई गठित करती है। इसमें सभी स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता साथ करते हैं और अपनी सुरक्षा और खुशहाली बढ़ाने का रास्ता प्राप्त करते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि हैं। सेकेंड पॉइंट इसी में देना है, बड़े देशों यानी दूसरे तरीका में कहें तो दूसरा इसका हो गया, बड़े देशों अपनी आंतरिक विविधता, यानी जो बड़ा देश है उसमें आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता बंटवारा कर देना, जैसे भारत, बेल्जियम और स्पेन आदि। चलिए यहाँ पर चौथा जो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं संघीय व्यवस्था कैसे लोगों के जीवन को अधिक खुशहाल बनाने में कारगर होती है, और उदाहरण देकर बताइए। तो हम यहाँ पर आप अपने उत्तर में देख रहे होंगे आप अपने स्क्रीन पे, संघीय व्यवस्था में सरकार अलग अलग स्तरों में बटे हुए होने के कारण लोगों को अपनी ज़रूरत और परेशानियों को समाधान करना आसान हो जाता है। उदाहरण स्वरूप देखें तो बेल्जियम, यानी इससे पहले हम जो चैप्टर पढ़े थे उसमें बेल्जियम के बारे में था, उसी से उदाहरण दे दिए। स्वरूप बेल्जियम जो है एक क्या है, संघीय व्यवस्था वाला देश है। तो उदाहरण स्वरूप देखें तो बेल्जियम में अलग अलग भाषा के आधार पे बांटकर लोगों की परेशानियों को दूर किया और लोग भी खुशहाल से रहने लगे। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो बच्चों आपको, हमें आशा है कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो अगर जो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल आइकन को भी दबा लें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।